आज से 1500 साल पहले जब बाकी दुनिया अभी सभ्यता का शुरुआती पाठ ही पढ़ रही थी, आज के भारत के बिहार राज्य में एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश पुंज चमकता था जो देश ही नहीं विदेश के विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करता था। सदियों पहले जब कोई आधुनिक संवाद का माध्यम उपलब्ध नहीं था, विद्या के इस महागुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कई शताब्दियों तक हजारों लोगों के जीवन में ज्ञान का उजाला भरने के बाद एक ऐसा दिन भी आया जब इसे बेहद क्रूरता के साथ हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया। प्राचीन भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के सुनहरे पन्नों की शान से लेकर काल के अंधेरों में खो जाने तक की दास्तान बयान करता यह है प्राचीन नालंदा महाविहार। भारत भूमि ने शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणकारियों और घरेलू राजाओं की कलह से उपजे दमन को अपने सीने पर झेला है और इसी पीड़ा की राख में ऐसी अनगिनत ऐतिहासिक विरासतें दब गई हैं जो अगर आज होती तो पूरी मानव जाति के कल्याण में काम आ सकती थी। नालंदा की कहानी भी शायद ऐसे ही दब कर रह जाती अगर उस दौर के महान चीनी यात्री और मॉन्क हेनशांग ने नालंदा में 630 से 642 के बीच गुजारे अपने 2 सालों के समय को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं किया होता तो। तब के सम्राट राजा हर्षवर्धन के बेहद करीबी रहे हेनशांग ने खुद नालंदा में रहकर बौद्ध धर्म से लेकर वेदों और ग्रामर की शिक्षा प्राप्त की और बाद में उसी नालंदा में अध्यापन का कार्य भी किया। जब वो यहाँ से वापस चीन गए तो अपने साथ कई किताबें और वस्तुएं लेकर गए जिनसे चीन में भी भारतीय ज्ञान का डंका बज उठा। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राज के दौरान मगध देश में की गई थी। यह इलाका आज के दिन के बिहार में पड़ता है। समय गुजरता गया, राजा बदलते गए और हर नए राजा ने अपनी तरफ से नालंदा का कुछ न कुछ विस्तार जरूर किया। इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि अपने चरम पर नालंदा में कई हॉल्स, मंदिर, निवासियों के रहने के लिए कमरे और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। विशाल एरिया में फैली हुई इन संरचनाओं को बेहद ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। इसके चारों तरफ आम के घने पेड़ों की दीवार बनाई गई थी और महाविहार में कई तरह के फूलों वाले पौधों को लगाया गया था। यहाँ पर साफ पानी के तालाब भी बने हुए थे जिनका पानी नहाने से लेकर खाना बनाने तक के रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग किया जाता था। समय के साथ नालंदा बौद्ध धर्म और वैदिक ज्ञान का मुख्य केंद्र बनता चला गया। यहाँ पर कई हजार बौद्ध भिक्षु, विद्यार्थी और उनके अध्यापक रहते थे। सम्राट के एक आदेश पर नालंदा को 100 गांवों से होने वाली कमाई और जरूरतों के हिसाब से भोजन एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएं बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती थी। नालंदा में प्रवेश के लिए होने वाली कठिन परीक्षा को पास करके एक बार जो यहाँ पढ़ने के लिए आ जाता था उसके लिए सब कुछ पूरी तरह से फ्री होता था। फिर ना रंग देखा जाता था, ना जाति देखी जाती थी और ना ही देश। यहाँ पर सब समान थे। यही कारण था कि यहाँ पर चीन, साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान समेत कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा में रहने वालों के लिए खुद पर नियंत्रण और अनुशासन सबसे जरूरी गुण था। यहाँ सभी तरह के विचारों का सम्मान किया जाता था, निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे और किसी शारीरिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। 7वीं शताब्दी में नालंदा में करीब 10,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक थे। नालंदा की एक और बड़ी विशेषता थी इसका विशाल पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। 3 भागों में बटे हुए इस पुस्तकालय में 9 मंजिल की बनी हुई मुख्य इमारत थी।
इन किताबों की संख्या एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से भी ज्यादा थी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतनी बड़ी संख्या में किताबों के होने के बावजूद उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि किसी भी किताब को चुटकियों में ही ढूंढा जा सकता था, और वो भी बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर के। नालंदा के लिए खतरे भी कम नहीं थे। अपने जीवन काल में इस पर 3 बार हमला किया गया था। पहली बार हुन राजाओं ने और फिर गौर वंश के राजाओं ने। हालांकि इनके द्वारा किए गए हमलों में नुकसान कोई बहुत अधिक गंभीर नहीं था और कुछ ही समय बाद फिर से नालंदा को अपने पुराने स्वरूप में लौटा दिया गया था। काल का पहिया ऐसे ही घूमता रहा और नालंदा की ख्याति भी बढ़ती चली गई। लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदल जाने वाला था। नालंदा पर अब की बार जो संकट के बादल छाए थे वो मगध और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख देने वाले थे। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी थी। दिल्ली की गद्दी पर अब कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत थी। उन्हीं दिनों दिल्ली के सुल्तान की सेना में टर्किश मूल का एक युवक नौकरी करने के सपने देख रहा था। हालांकि उसे सफलता नहीं मिली और मायूस लौटा दिया गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने सपने छोटे कर दिए। अब बजाय सुल्तान की सेना में नौकरी पाने के उसने अवध के एक सरदार की सेना की एक टुकड़ी को संभाल लिया और पूरे बंगाल और मगध को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। धीरे धीरे खिलजी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और एक बड़े एरिया का सम्राट बन बैठा। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसके अपने हकीम जब उसका इलाज कर पाने में नाकाम रहे तो किसी ने नालंदा के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य से इलाज करवाने को कहा, लेकिन खिलजी को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई अनजान आयुर्वेद का जानकार उसका इलाज करे। अंततः कोई रास्ता ना पाकर खिलजी एक शर्त पर नालंदा के आयुर्वेदाचार्य से इलाज करवाने पर सहमत हो गया, और वो शर्त यह थी कि वह उनसे कोई भी हिंदुस्तानी दवाई नहीं लेगा। आचार्य ने यह शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद उन्होंने पवित्र कुरान की एक किताब लाकर खिलजी को दी और कहा कि इसके रोज कुछ पन्ने पढ़ लिया करो, तुम ठीक हो जाओगे। खिलजी ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। असल में पवित्र कुरान के पन्नों पर दवाई का एक लेप लगा दिया गया था। इस तरह से जब भी खिलजी पन्ने पलटने के लिए उंगली को मुंह में ले जाता, दवाई उस पर लगकर शरीर में चली जाती। खिलजी इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि नालंदा का चिकित्सा ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर है, और इसी वजह से उसने नालंदा पर हमला करवा दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इस कथा में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि खिलजी के आदेश पर उसके सैनिकों ने नालंदा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और वहां रहने वाले सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ किस्मत के धनी मॉन्क्स जो किसी तरह वहां से भाग निकले थे, अपने साथ कुछ किताबें ले गए, और वो किताबें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी सुरक्षित मौजूद हैं। नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहते हैं कि पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि वो पूरे 3 महीनों तक जलता रहा था। इस तरह से सदियों के ज्ञान का बहुमूल्य खजाना एक झटके में राख में बदल गया। अगर वो ज्ञान आज उपलब्ध होता तो बहुत संभव है कि पूरी मानव जाति के भले के लिए काफी काम किया जा सकता था।
खिलजी द्वारा नालंदा को नेस्तनाबूद किए जाने को कुछ लोग भले ही सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें, लेकिन सच ये है कि वह एक नादान शासक था जिसकी अपनी अज्ञान महत्वाकांक्षाएं थी और नालंदा के महत्व को वो कभी नहीं समझ सका। खिलजी को अपने बुरे कर्मों की सजा उस समय मिली जब 1206 में उसे धोखे से उसके ही अपने आदमियों ने मार दिया था। उस घटना को बीतने के 800 सालों बाद एक बार फिर से नालंदा को जीवित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भारत सरकार और ईस्ट एशिया समिट के देशों ने मिलकर साल 2014 में बिहार के राजगीर के नजदीक नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इसे प्राचीन नालंदा की तर्ज पर ही एक भव्य, आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का महाविद्यालय बनाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर बड़ी लागत के साथ इसका कैंपस बनाया जा रहा है। वर्तमान में भले ही इसमें कुछ सीमित मात्रा में ही कोर्सेज उपलब्ध हैं और सुविधाएं भी शुरुआती दौर में ही हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास किए गए तो हो सकता है कि प्राचीन नालंदा का गौरव एक बार फिर से लौट कर आ जाए। आज के दौर की टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की स्थापना जिस जमाने में हुई थी, उस समय तक नालंदा 800 सालों से भी ज्यादा समय तक हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दे चुका था। नालंदा में सदियों से जमा किया गया ज्ञान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन महान पुरुषों ने जिस सात्विकता के साथ जीवन जीने का उपदेश दिया था, वो नालंदा की खंडहर हो चुकी दीवारों से लगातार संपूर्ण मानव जाति को जगाने का काम करता रहेगा। नालंदा तो एक ऐसी धरोहर है जिसका हमें पता लग गया, ऐसी पता नहीं कितनी ही गुमनाम विभूतियां भारत की मिट्टी में दफन होंगी जिनका कोई जिक्र इतिहास की किताबों में कहीं भी नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।